Now, the colligative property of dilute solution. Colligative property of dilute solution. Dilute solution. Now, what is the meaning of dilute solution? A solution in which the amount of solute is very less as compared to amount of solvent. This is called as the dilute solution. ये डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. उसको हम लोग बोलते क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब हम लोग बात करेंगे क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? थोड़ा डायग्रामेटिकली हम लोग इसको समझते हैं. सपोज आप देखें टू कंटेनर. हमने दो कंटेनर ले लिया. ओके. नाउ दोनों कंटेनर में हमने वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट. कितना? 1 kg वाटर एज ए सॉल्वेंट. अब कंटेनर फर्स्ट में 1 मोल ग्लूकोज लेंगे जो कि नॉन वोलेटाइल. और सेकेंड कंटेनर में 1 मोल यूरिया ले लेते हैं. ये भी आपका नॉन वोलेटाइल. अब ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल. यूरिया की बात करते हैं तो 60 ग्राम पर मोल. यानी हमने क्या किया? दो कंटेनर लिया. दोनों कंटेनर में 1 kg वाटर ले लिया. पहले कंटेनर में हमने 1 मोल ग्लूकोज ले लिया और दूसरे कंटेनर में 1 मोल यूरिया ले लिया. अब स्टूडेंट जब दोनों कंटेनर का फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं तो यानी दोनों कंटेनर का जब फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं तो ये फ्रीजिंग पॉइंट आता कितना है? -1.86 डिग्री सेल्सियस. यानी दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट सेम हो जाती है. ऐसा क्यों? जबकि दोनों कंटेनर में अलग अलग हमने सॉल्यूट लिया है. एक में यूरिया लिया है, दूसरे में ग्लूकोज लिया है, लेकिन दोनों कंटेनर के फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कंटेनर में 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल यूरिया लिया है. यानी दोनों कंटेनर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर सेम है. ठीक है. इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड्स करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे, लेकिन सॉल्यूट के नेचर्स पे डिपेंड नहीं करते. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन is depend on number of solute particle but not on nature of solute particle. Okay. Now the colligative property of dilute solution is depends on number of solute particle. यानी solute particles के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो हमने दो कंटेनर में यानी एक कंटेनर में 1 मोल ग्लूकोज लिए, दूसरे कंटेनर में 1 मोल यूरिया लिए. लेकिन देख रहे हैं क्या कि ग्लूकोज और यूरिया दोनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों में पार्टिकल्स के नंबर्स क्या है? सेम है.
और दोनों नॉन वोलेटाइल है, तो पार्टिकल्स के नंबर सेम होने के वजह से दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट क्या दिख रही है, सेम दिख रहा है। सो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सो कौन कौन से होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में? तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है? पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हम लोग को पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पढ़ना है हम लोग को डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 पॉइंट पढ़ने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ only solute particle but do not depends on the nature of solute particle। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सेकेंड कंडीशन the solution is very diluted, and third condition there is no association and dissociation of solute particle। यानी solute particle का न तो एसोसिएशन का मतलब जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक होना। अगर पार्टिकल डिसोसिएट करते हैं या एसोसिएट करते हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएगा। इसलिए देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो ये हम लोग 4 पॉइंट को पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। Now, the first point is relative lowering in vapor pressure, यानी वेपर प्रेशर की लोअरिंग की बात करते हैं। नाउ आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है क्या कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ओके, तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। नाउ डायरेक्टली इस बात को समझते हैं। सपोज करो हमने 2 कंटेनर लिया, एक ही कंटेनर लिए लेकिन आपको दिखाने के लिए 2 लिया। नाउ हमने कंटेनर लिया, इसमें प्योर सॉल्वेंट ले लिया, प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लिए क्या, P नॉट। नॉट क्यों लगाते हैं आपको पहले बता दिया गया है कि जब भी आपका प्योर कंपोनेंट होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो हमने प्योर सॉल्वेंट के लिए P नॉट ले लिया। नाउ अब हम करते क्या है, इसी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं ना। तो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो जब ऐड किया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। हालांकि डायग्राम यही है लेकिन हम दूसरा दिखा रहे हैं आपको। तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। ओके, अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं किससे, PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। किसकी तुलना में, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। ओके, तो कितना कम हुआ, तो उसके लिए हम निकालते क्या है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कितना कम हुआ, तो क्या करेंगे, P नॉट माइनस PF, और इसको हम दिखा सकते हैं क्या, डेल्टा P। ओके, एक्चुअली पढ़ना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी टोटल के कंपैरिजन में कितना कम हुआ। तो निकालेंगे कैसे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
तो कितना कम हुआ, तो P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, यानी टोटल के कंपैरिजन में कितना कम हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डेल्टा P अपॉन P नॉट। अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अब राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या कहा गया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। ओके, अब आपको पता है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस PS, ये आपका हो गया। अब यहां पे PS की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, सो डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट इंटू XA, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नाउ डेल्टा P इक्वल टू, इसमें से P नॉट कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XA, ये हुआ ना। इस P नॉट को इधर लाइए और इसको लिबरेट करिए, तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू 1 माइनस X, और 1 माइनस X को आप क्या लिख सकते हैं XB, क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। यानी यहां पे आप लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस XA इक्वल टू XB, ये होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। ये हो गया फॉर्मूला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, नाउ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब ध्यान रखना ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे नहीं डिपेंड करता है बल्कि किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ओके, ना अब फॉर्मूला को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB, Na प्लस NB। नाउ अगर आपका सॉल्यूशन very diluted हुआ, if solution is very diluted, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हुआ तब हम लोग मान लेंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट का मोल्स बहुत कम हो जाता है किससे, सॉल्वेंट से। तो हम डिनोमिनेटर से NB को रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल NB अपॉन Na, ये हो गया फॉर्मूला। यहां पे P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट अगेन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, NB इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि क्वेश्चन आपका मास और मोलर मास में दिया रहता है, तो आप इसको और एलोब्रेट कर सकते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल NB की जगह पे रख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे Na की जगह पे रख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ऊपर चला जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, नोट्स बना के इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या इसी को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, एबिलियोस्कोपी। अब हम लोग टर्म समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट।
ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे। अगर बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इजी वे से समझ में आ जाएगा। सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ liquid phase is equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure. ठीक है, यानी जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसका मतलब कि वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो अगेन आई एम रिपीटेड डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the vapor pressure of liquid phase is equal to the atmospheric pressure, this temperature is called as the boiling point. Okay, now what is the meaning of elevation? Elevation का मतलब होता है बढ़ना। Okay, स्टूडेंट इस बात पे ध्यान रखना कि boiling point of solution always greater than the boiling point of pure solvent। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, किसकी तुलना में? प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, कैसे बढ़ेगा? देखो यहाँ पे हम इसको ग्राफ के थ्रू हम शो कराते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसके बीच में? टेम्परेचर जिसको केल्विन में लेंगे और यहां पे लेंगे वेपर प्रेशर। ओके, ना ये जो पॉइंट शो करा रहे हैं ये पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करा रहे हैं। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm या 1.013 बार। इस पॉइंट को नोट करना, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको पता होगा कि वाटर, तो वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां पे जो पॉइंट दिखा रहे हैं वो टेम्परेचर का 0 है। इससे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर वेरी करेगा। वेपर प्रेशर यहां पे 0 है, इससे आगे बढ़ेंगे वेरी करेगा। सो अब वाटर का मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। ओके, अब वाटर बॉयल कब करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ाएंगे, बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी वाटर क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे क्या? T0B। T0B मान लिए किसका? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ओके, ना हमने बताया था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है अब 25 के बदले वो कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कम हो गया, ठीक। अब फिर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तभी वो सॉल्यूशन क्या होगा? बॉयल करेगा। तो फिर यहां पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। ओके, अब देखो इस पॉइंट को लेके चलना है, तो टी बी से दी। ओके, तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि सोल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। अब व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? डेल्टा टीबी, और इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो क्या हो गया फॉर्मूला कि एलिवेशन in boiling point is equal to boiling point of solution minus boiling point of pure solvent. So elevation in boiling point को इंडिकेट कराते हैं डेल्टा टीबी से, ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को दिखाते हैं टीबी से, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को टी नॉट बी से दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन इस तरह से पढ़ सकता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो स्टूडेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी क्यों लेते हैं, क्यों नहीं मोलारिटी लेते हैं? तो ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया है कि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जबकि मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए हम लोग मोलारिटी लेते हैं, नॉट मोलारिटी लेते हैं। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है क्या? Kb इंटू एम, स्मॉल एम, ओके। और इस Kb को क्या बोलते हैं? तो Kb को हम लोग बोलते हैं क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको दूसरे नाम से बोलते क्या है? इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट, ओके। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट केल्विन केजी पर मोल, इसकी यूनिट होती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट अलग अलग लिक्विड के लिए फिक्स होता है, ओके। तो ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, आसानी से इसमें सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मोलारिटी को और एलोबरेट करते हैं, तो डेल्टा टीबी इक्वल केबी इंटू मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। फिर से मैं रिकॉल कराता हूं, यहां पे WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट, MB इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और WA इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला क्या हो गया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? KB इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू WB into 1000 upon MB into WA. So this is the elevation in boiling point. So what is the elevation boiling point? The difference between the boiling point of solution and boiling point of pure solvent is called as the elevation in boiling point. Okay. Now the third colligative property is depression in freezing point. तो चलो हम लोग देखते हैं depression of freezing point. depression of freezing point, और इसको हम लोग बोलते क्या है? क्रायोस्कोपी बोलते हैं, ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आपको टर्म समझ में आएगा, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? घटना, और ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ही क्या कहलाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द सॉलिड फेज। यानी लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर्स के इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसको बोलते क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू सॉलिड फेज, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं क्या, तो एग्जांपल जैसे आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज होकर आइस बनाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, आइस के वेपर प्रेशर के। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अब यहां पे बात करते हैं क्या कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, साथ साथ में उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ठीक अपोजिट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होते हैं प्योर सॉल्वेंट से, जबकि सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट से। इसके एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं, जैसे आप हिली प्लेस में देखे होंगे, तो हिली प्लेस में जहां पे स्नोफॉल सबसे ज्यादा होता है तो स्नो रोड पे लग जाते हैं। तो उस स्नो को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl ऐड कर देते हैं। तो NaCl डालने की वजह से क्या होगा कि उस स्नो की फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, क्योंकि NaCl सॉल्यूट है और आइस क्या है आपका, सॉल्वेंट हो गया। तो जब ऐड करते हैं तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गई, कम हो गई। यानी स्नो अब फ्रीज कब करेगा, तो काफी कम टेम्परेचर पे करेंगे। मैं बता देता हूं कितने पे, कि NaCl को ऐड करते हैं तो जो पहले स्नो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा था, अब वो स्नो फ्रीज जो बनेगा -37 डिग्री सेल्सियस पे बनेंगे। सो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होती है किससे, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो चलो हम लोग देखते क्या है, ग्राफ्स के थ्रू इसको समझेंगे। तो यहां पे ग्राफ के थ्रू समझते हैं, सेम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक, टेम्परेचर को हम केल्विन में ले लेंगे और ये वेपर प्रेशर। यहां पे 0 पॉइंट है, यानी कि टेम्परेचर भी 0, वेपर प्रेशर भी 0। इससे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे ऊपर बढ़ेंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि दिस पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। तो सॉलिड है तो सॉलिड का भी कुछ ना कुछ वेपर होगा और लिक्विड का भी वेपर होगा, लेकिन सॉलिड के थोड़े वेपर कम होते हैं और लिक्विड के ज्यादा होते हैं। इसलिए सॉलिड का वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कम हम दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रोजन सॉलिड, ओके। अब यहां पे दिखाते हैं किसको, फ्रोजन लिक्विड, लिक्विड लेते हैं इसको, लिक्विड। अब ये कैसा लिक्विड है, प्योर, ओके। अब यहां पे बात समझना, मैंने क्या बताया था फ्रीजिंग पॉइंट, कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। अब देखो ये लिक्विड फेज है और ये क्या है, सॉलिड फेज, ठीक है। तो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट यानी प्योर लिक्विड है और ये सॉलिड फेज है। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T नॉट एब्सेंट ये टर्म। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन की बात करेंगे तो मैंने पहले बताया कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लाइन यानी सोल्यूशन की लाइन इस प्योर लिक्विड के नीचे से जाएगी, क्योंकि कम हो गया है वेपर प्रेशर, तो नीचे जाएगी। तो देखो इसको हम ले जा रहे हैं,
ओके, अब ले जा रहे हैं तो ये मीट कहां पे कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, यहां पे मीट कर रहा है। ओके, तो यहां पे मीट कर रहा है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल इस पॉइंट पे रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब तुमको दिख रहा होगा कि सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। कब, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स क्या कहलाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल किसके हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, freezing point of solution. So depression in freezing point indicated by delta Tf and freezing point of pure solvent is indicated by T naught F minus freezing point of solution indicated by Tf. तो फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा Tf इक्वल T naught F माइनस Tf। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होती है किससे, प्योर सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट से। ओके, अब सेम उसी तरह होगा कि डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है के एफ इंटू एम। अब यहां पे के एफ क्या है, तो के एफ इज नोन एज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, तो सेम वही होगा, केल्विन केजी पर मोल इसकी यूनिट होती है, केल्विन केजी पर मोल। ओके स्टूडेंट, सो हम लोग बात करें अब थोड़ा सा और इसको इलोबरेट करते हैं। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हो गया फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मैंने बता दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, और तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। ओके, इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसके एप्लीकेशन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। ओके, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, डेफिनेटली 3 मार्क्स के क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, तो इसको इग्नोर मत करना। ओके, सो इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो इसके एप्लीकेशन जैसे कि व्हाई द इथाइलिन ग्लाइकॉल एडेड इन वाटर, रेडिएटेड वाटर। तो रेडिएटेड वाटर क्या होता है मैं बताता हूं कि जितनी भी जो गाड़ियां होती है 4 व्हीलर या 6 या 10 व्हीलर जो गाड़ियां होती है उसमें रेडिएटर होता है। इस रेडिएटर के अंदर वाटर होते हैं जो इंजन को ठंडा करने का काम आता है। तो जब ये गाड़ियां हिली प्लेसेस पे जाती हैं तो अगर वहां का टेम्परेचर -1 है या -2 है तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, और जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो इंजन को ठंडा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेडिएटर वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं। तो क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करने पर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है, यानी जो वाटर 0 पे फ्रीज हो रहा था अब 0 से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है, जिससे ये आसानी से इंजन क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द इथाइलिन ग्लाइकॉल एडेड इन रेडिएटेड वाटर।
तो क्यों ऐड करते हैं? तो ड्यू टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, या वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और दूसरा मैंने एग्जांपल पहले ही बता दिया है कि NaCl स्प्रेड क्यों करते हैं हिली प्लेसेस पे टू रिमूविंग द स्नो ऑन रोड। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब NaCl को स्प्रेड करेंगे तो वो बन गया सोल्यूशन और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ओके ना, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट वन मोर थिंग, आप जितने भी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस सारे वीडियोस के नोट्स आप सेल्फ बनाएंगे और असाइनमेंट मस्ट, यानी ये जरूरी है कंप्लीट करना। ओके, तो असाइनमेंट सबके 5 to 6 यानी शाम को 5 बजे से 6 बजे के अंदर ही आपको शो कराने हैं और सारे स्टूडेंट को शो कराने हैं। ओके, इस बार हम लोग ने ऐसा काम किया है कि अगर जिसके जो शो नहीं कराएगा उसको एब्सेंट मान लिया जाएगा और वही अटेंडेंस हम लोग सीबीएसई बोर्ड में भेजेंगे। तो इस बात को क्लियर करना कि अटेंडेंस यानी कि जो असाइनमेंट शो करेगा उसी की अटेंडेंस लेंगे और जो शो नहीं कराएंगे उसके अटेंडेंस काउंट नहीं होंगे। सो बी केयरफुल, वॉच द वीडियोस केयरफुली एंड मेक द नोट्स एंड असाइनमेंट। थैंक यू।